हेलो स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल करियर क्राफ्टर्स में। आज हम लोग देख रहे हैं सत्ता में साझेदारी की कार्य प्रणाली का पार्ट 2। ठीक है, पार्ट 2 है। तो इसमें हम लोग देखेंगे आज सत्ता में साझेदारी की कार्य प्रणाली के बारे में जानेंगे। हम लोग जाने थे सत्ता की साझेदारी क्या होता है फर्स्ट पार्ट में, राजनीतिक दल क्या होता है, कैसे उसका सत्ता की साझेदारी में क्या क्या वितरण, किस प्रकार से वितरण होता है ना, कितने स्तर पे वो लोग सत्ता की साझेदारी होती है, ये सब चीज़ों को हमने पार्ट 1 में देख लिया था। आज हम लोग देख रहे हैं पार्ट 2। ठीक है, तो शुरू करते हैं। सत्ता में साझेदारी की कार्य प्रणाली का पार्ट 2 है आज। तो कहता है कि सत्ता में साझेदारी की कार्य प्रणाली क्या होता है। ठीक है, ये कार्य पद्धति क्या होता है, ये हम लोग को जानना है। तो सबसे पहले जानते हैं कि लोकतंत्र में व्यापारी, उद्योगपति, किसान, शिक्षक, औद्योगिक मजदूर जैसे संगठित हित समूह सरकार के विभिन्न समितियों में प्रतिनिधि बनकर सत्ता में भागीदारी करते हैं। कहता है विभिन्न सेक्टर के संगठित समूह, ठीक है, चाहे वो व्यापारी जगत का हो, उद्योगपति हो, किसान हो, शिक्षक हो, या फिर कोई किसी फैक्ट्री का मजदूर हो, ठीक है, वो सब क्या करते हैं, एक संगठित समूह बनाकर सरकार की विभिन्न समितियों में, ठीक है, उसके प्रतिनिधि बनकर सत्ता में भागीदारी करते हैं। ठीक है, या फिर अपने हितों के लिए सरकार पर अप्रत्यक्ष रूप में दबाव डालते हैं। कहता है कि देखिए, जो संगठित समूह होता है वो अपने हित के लिए, ठीक है, वो अपने हित के लिए, अपने फायदे के लिए सरकार पर इनडायरेक्ट रूप से दबाव डालते हैं। ठीक है, जैसे में देखिए क्या होता है, किसी भी कंपनी में यूनियन होता है, संघ होता है, वो क्या करता है, अगर उसकी मांगों को, कुछ उनकी विशेष मांगे होती है, उसके लिए वो सरकार पे वो दबाव बनाते हैं कि हमारी ये मांगों को माना जाए। ठीक है, तो वही कह रहा है कि कुछ संगठन ऐसे होते हैं, दल ऐसे होते हैं कि अपने हितों के लिए सरकार पर अप्रत्यक्ष रूप से दबाव डालते हैं। ठीक है, कहता है ऐसे में विभिन्न समूह जब सक्रिय हो जाते हैं, कहता है इसी मांग को लेकर विभिन्न प्रकार के समूह सक्रिय एक्टिव हो जाते हैं, तब किसी एक समूह का समाज के ऊपर प्रभुत्व कायम नहीं हो पाता है। कहते देखिए, एक ही समाज में विभिन्न प्रकार के समूह एक्टिव हो जाए तो क्या किसी भी समूह का प्रभुत्व कायम हो सकता है? नहीं हो पाता है। कहता है देखिए, एक गांव है, एक ही गांव में मान लिया जाए 3 समूह हैं और तीनों ने सरकार पे दबाव डालना शुरू कर दिया, तीनों के अलग अलग मांगे, है ना। तो क्या इस समाज पे किसी भी एक समूह का प्रभुत्व कायम नहीं हो सकता है? ठीक है, क्योंकि वो तीनों में आपसी मतभेद है, तीनों का अलग अलग मांग है। ठीक है, तो वही कह रहा है कि ऐसे में जब विभिन्न समूह सक्रिय हो जाते हैं तो किसी एक समूह का समाज के ऊपर प्रभुत्व कायम नहीं हो पाता है। ठीक है, तो कहते हैं यदि कोई एक समूह सरकार के ऊपर अपने हित के लिए दबाव डालता है, कहता है कि देखिए, जब कोई भी एक समूह सरकार के ऊपर अपने हित के लिए दबाव डालता है तो दूसरा समूह उसके विरोध में दबाव बनाता है। ये हम लोग अक्सर देखते आते हैं कि देखिए, अभी ये NRC है ना, उसमें कुछ उस पर NRC कर सकते हैं, CAA कर सकते हैं। इसमें क्या था, कुछ संगठन ऐसा था जो इसके समर्थन में थी, है ना, सरकार के समर्थन में। कुछ ऐसा दल था वो इसका विरोध कर रही थी। ठीक है, तो ये समस्या होता है कि कुछ दल ऐसे होते हैं, जो कुछ संगठन ऐसा होता है जो किसी के अपने हित के लिए दबाव बनाता है तो दूसरा उसके विरोध के लिए। जैसे में देखिए,
किसी भी समूह का मांग है, ठीक है, कि हमारे एरिया में किसी भी प्रकार का कोई काम हो रहा है, या फिर चलिए रोड बनाने का काम है ना, हमारे गांव में रोड बनाया जाए, गांव में नहीं गली में, ठीक। दूसरा समूह उस पर दबाव डालता है, ठीक है, कि ये रोड नहीं बनना चाहिए। गांव में भी देखते होंगे जब कहीं भी एक सड़क का निर्माण होता है, ठीक है, तो उसमें तो कई समूह ऐसे होते हैं जो समर्थन करते, लेकिन कई समूह ऐसे होते हैं जो इस रोड का क्या करते हैं, विरोध करते, कि ये रोड इधर से नहीं बनना चाहिए, हमारी तरफ से बनना चाहिए, ठीक है। ये आज भी देखने के लिए मिलता है। कहता है कि नीतियां इस प्रकार ना बनाई जाए कि इस प्रक्रिया को कि सत्ता में हिस्सेदारी की कार्य प्रणाली कहते हैं। कहता है देखिए, जो भी प्रक्रिया, ठीक है, जो भी नीतियां बनाई जाए वो इन सबसे ऊपर उठकर बनाई जाए, जिसमें सभी के हितों का सम्मान किया जाए, ठीक है, सभी का हित समान हो, ठीक है, तब जाकर इस प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं, सत्ता में हिस्सेदारी की कार्य प्रणाली कहते हैं, ठीक है। वही सत्ता की हिस्सेदारी कोई एक पार्टियां विरोध करती है, तो कोई एक पार्टियां किसी के सपोर्ट में होती है, यही क्या कहलाता है, सत्ता की साझेदारी। कि इसमें कोई भी गलत निर्णय नहीं ले सकता। इसमें देखिए, एक आप पॉजिटिव है, एक निगेटिव है, ठीक है, कुछ न कुछ इसमें से निष्कर्ष निकलता है जो सही होता है, ठीक है। ये होता है हमारा सत्ता में हिस्सेदारी की कार्य प्रणाली। आगे है दबाव समूह। दबाव समूह क्या होता है, ठीक है, इसको जानते हैं दबाव समूह को। कहता है ऐसा समूह जो अपनी मांगों की पूर्ति के लिए, कहता है ऐसा समूह जो अपनी मांगों की पूर्ति के लिए प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से सरकार पर दबाव डालती है। कहता है वैसा समूह जो अपनी मुख्य मांग या फिर कुछ मांगों के लिए या फिर अपनी मांगों की पूर्ति के लिए डायरेक्ट या इनडायरेक्ट रूप से, ठीक है, गवर्नमेंट पे वो प्रेशर बनाती है, दबाव डालती है, ठीक है, उसे क्या कहते हैं, दबाव समूह कहते हैं। अपनी मांगों के लिए सरकार पर प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से सरकार पर दबाव डालना, ठीक है, वही क्या कहलाता है, दबाव समूह कहलाता है। जैसे में मजदूर संघ, व्यापार संघ, छात्र संगठन इत्यादि हमेशा स्कूल कॉलेज में देखते होंगे कि क्या होता है, अपनी कुछ मांगों के लिए वो अपने जो वहाँ के प्रिंसिपल होते हैं उन पर वो प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से वो दबाव बनाते कि इस मांगों को माना जाए, ठीक है। तो दबाव समूह समझ गए होंगे आप लोग, कंप्लीट है। आगे देखते हैं संघ राज्य। तो इसमें किसी प्रकार कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। तो यहां से हमारा टॉपिक शुरू होता है सही ढंग से, संघ राज्य, ठीक है, कि संघ राज्य क्या होता है इसके बारे में जानते हैं। कहता है संघ राज्य का अर्थ है सत्ता का ऊर्ध्वाधर वितरण, ठीक है, सत्ता का ऊर्ध्वाधर वितरण। इससे पहले हम लोग जाने थे क्या ऊर्ध्वाधर वितरण क्या है और क्षैतिज वितरण क्या है, ठीक है। तो वही कहता है संघ राज्य का अर्थ क्या होता है, सत्ता का ऊर्ध्वाधर वितरण होता है। तो देखते हैं संघ राज्य। कहता है इस तरह के राज्य के लिए पूरे देश में एक सरकार केंद्रीय सरकार होती है। कहते हैं देखिए संघ राज्य में क्या होता है, पूरे देश के लिए एक सरकार होती है जिसे हम लोग क्या कहते हैं, केंद्रीय सरकार कहते हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट कहते हैं, और राज्य या प्रांतों के लिए अलग अलग। कहते हैं देखिए पूरे देश के लिए एक सरकार होती है और जो राज्य या फिर प्रांत होते हैं उसके लिए सरकारें अलग अलग होती है, ठीक है। जैसे कह सकते हैं ना, केंद्र के लिए प्रधानमंत्री होते हैं, ठीक है, और वे राज्य या प्रांत के लिए क्या होते हैं, मुख्यमंत्री होते हैं, ठीक है। तो वही कहता है केंद्र और राज्यों के बीच संविधान में उल्लेखित सत्ता या शक्ति को स्पष्ट बंटवारा रहता है। कहता है संविधान में उल्लेखित किया गया है, ठीक है, कि राज्य और केंद्र के बीच सत्ता का स्पष्ट रूप से बंटवारा किया है, ठीक है, कि कुछ अधिकार केंद्र के पास है, कुछ अधिकार तो राज्य सरकारों के पास है।
ये संविधान में बिल्कुल सही स्पष्ट शब्दों में लिखा गया है। कहता है राज्यों के नीचे भी सत्ता के साझेदार रहते हैं। कहता है जो राज्य की सरकारें होती उनके नीचे भी सत्ता के साझेदार रहते, उन्हें हम स्थानीय स्वशासन कहते हैं। कहता है जो राज्य के नीचे जो सत्ता के साझेदार होते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? स्थानीय स्वशासन कहते हैं। सत्ता के इसी बंटवारे को संघ राज्य या संघवाद कहते हैं। कहता है देखिए, जब पूरे देश के लिए एक सरकार केंद्रीय सरकार होती है और राज्य या प्रांतों के लिए अलग अलग सरकारें होती है, ठीक है। और कहता है केंद्र जो संविधान हमारा है उसमें स्पष्ट रूप से उल्लिखित है, ठीक है, केंद्र और राज्यों के बीच, ठीक है, सत्ता का स्पष्ट रूप से बंटवारा किया गया है, ठीक है। और कहता है राज्यों के नीचे भी सत्ता के साझेदार रहते हैं जिन्हें हम स्थानीय स्वशासन कहते हैं। और जो इस प्रकार का जो बंटवारा होता है इसी को हम संघ राज्य या संघवाद कहते हैं। कंप्लीट है। तो इसकी कुछ विशेषताएं हैं, इसके बारे में हम लोग जानेंगे, ठीक है। उसके बाद देखेंगे भारत में संघवाद का विस्तार कैसे हुआ था, ठीक है। तो देखते हैं संघवाद की विशेषताएं क्या होती है, ठीक है। कुछ विशेषताएं हैं जिनको हम जानते हैं। उससे पहले अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक भी करिए, ठीक है, और अपने दोस्तों में शेयर भी करिए, चाहे जितने भी ग्रुप हैं आपका, व्हाट्सएप हो, फेसबुक हो, टेलीग्राम हो, है ना, जहाँ भी हो, जहाँ तक आप लोग शेयर करिए। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए, ठीक है। चलिए देखते हैं संघवाद की विशेषताएं क्या होता है, ठीक है। संघवाद की विशेषता क्या है देखते हैं इसको। सबसे पहला नंबर में है कि संघीय शासन व्यवस्था में, ठीक है, किसमें? संघीय शासन व्यवस्था में सर्वोच्च सत्ता केंद्र सरकार और उसकी विभिन्न इकाइयों के बीच बट जाती है। कहता है जो संघीय शासन व्यवस्था में सर्वोच्च सत्ता जो होती है केंद्र सरकार, किसके पास? केंद्र सरकार, और उसकी विभिन्न इकाइयों में बट जाती है। देखिए केंद्र सरकार में प्रधानमंत्री होते हैं ना, और उनकी कई और डिपार्टमेंट होती है, ठीक है। गृह मंत्रालय, रक्षा मंत्रालय, रेल मंत्रालय, है ना, बहुत से ऐसे डिपार्टमेंट होते हैं जिनके बीच में सत्ता बट जाती है, ठीक है। ये था पहला पॉइंट। सेकंड है संघीय व्यवस्था में दोहरी सरकार होती है। क्या होती है? दोहरी सरकार होती है। एक केंद्रीय स्तर की और दूसरा प्रांतीय या क्षेत्रीय सरकारें होती है, जिसको कहते हैं राज्य सरकारें कहती हैं, ठीक है। संघीय व्यवस्था में दोहरी सरकारें होती है, एक केंद्रीय सरकारें और दूसरा क्षेत्रीय सरकारें। कंप्लीट है। पहला केंद्रीय सरकारें और दूसरा क्षेत्रीय सरकारें होती। कंप्लीट है। संघीय व्यवस्था में दोहरी सरकारें होती है, एक केंद्र स्तर पर और दूसरा राज्य स्तर पर। कंप्लीट है। यहां से किसी प्रकार का कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, ठीक है। आगे देखते हैं। कहता है प्रत्येक स्तर की सरकारें अपने क्षेत्र में अपने अपने कार्यों के लिए लोगों के प्रति जवाबदेह या उत्तरदायी होता है। कहता है जो प्रत्येक स्तर की जो सरकारें होती है अपने क्षेत्र में या फिर अपने कार्यों के लिए लोगों के प्रति जवाबदेह या उत्तरदायी होता है, ठीक है। अगर किसी राज्य में राज्य के नेता हैं, सरकार हैं, वो अपने जनता के लिए, उस राज्य की जनता के लिए वो क्या जवाबदेह होती या फिर उत्तरदायी। वो किसी भी प्रकार का कुछ भी उस राज्य में होता है घटना या फिर कुछ भी, तो वो उनका जवाब कौन देंगे? तो राज्य सरकार देगी। कंप्लीट है। तो वही कहता है प्रत्येक स्तर की सरकारें अपने अपने क्षेत्र के लिए उत्तरदायी होती है, ठीक है। आगे देखते हैं। 4 नंबर है अलग अलग स्तर की सरकार एक ही नागरिक समूह पर
शासन करती है। कहता है अलग अलग स्तर की सरकार एक ही नागरिक समूह पर शासन करती है। जैसे में देखिए क्या है, केंद्रीय सरकार और राज्य सरकार और जितने भी सरकार के स्तर होती है, सबका नेतृत्व कौन क्या होता है, नेतृत्व किसको करते हैं, तो एक ही नागरिक समूह। ठीक है, ये नहीं कि केंद्र सरकारें हैं तो किसी दूसरे देश पर वो अपना शासन करेगी, राज्य सरकारें हैं तो किसी दूसरे राज्य के नागरिक पर शासन करेगी, ऐसा नहीं होता है। जो जितने भी प्रकार के स्तर की सरकारें होती है, ठीक है, वो एक ही नागरिक समूह पर, ठीक है, वो शासन करती है। कंप्लीट है। चलिए आगे देखते हैं। आगे 5 नंबर है, नागरिकों की दोहरी पहचान एवं निष्ठाएं होती है। वो ये अपने क्षेत्र के भी होते हैं और राष्ट्र के लिए भी होते हैं। कहते हैं नागरिकों की दोहरी पहचान एवं निष्ठाएं होती है, वो अपने क्षेत्र के भी होते हैं और राष्ट्र के भी होती हैं। ऐसे में देखिए वो अपने क्षेत्र से भी तो प्यार करते हैं, है ना, और उसके बाद राष्ट्र से भी प्यार करते हैं, लेकिन इसमें सबसे ज़्यादा प्राथमिकता किसको देते हैं, वो अपने राष्ट्र के प्रति, ठीक है, निष्ठा रखते हैं। उसके बाद ये अपने राज्य के प्रति, ठीक है। तो वही कहता है नागरिकों की दोहरी पहचान होती है। अगला है, दोहरे स्तर पर शासन की विस्तृत व्यवस्था एक लिखित संविधान के द्वारा की जाती है। कहता है दोहरे स्तर पर शासन की विस्तृत व्यवस्था जो है लिखित संविधान के द्वारा किया जाता है। कहता है जो भी शासन की प्रणाली होती है वो लिखित संविधान के द्वारा की जाती है। लिखित संविधान के द्वारा ही वो नागरिकों पर वो शासन करती है। ठीक है, तो आगे देखते हैं। कहता है विभिन्न स्तरों की सरकारों के अधिकार संविधान में स्पष्ट रूप से लिखे रहते हैं। कहता है विभिन्न स्तरों की सरकारों के अधिकार, है ना, संविधान में स्पष्ट रूप से लिखे रहते हैं। कहता है देखिए कि जो विभिन्न स्तर की सरकारें होती है उनके संविधान में स्पष्ट रूप से लिखा रहता है कि किस तरीके से वो अपने अधिकारों को पालन कर सकते हैं, है ना। ये नहीं, अगर संविधान नहीं होता तो हम लोग एक कठपुतली होती, जो भी आता जो भी किसी प्रकार से हम लोग को नचा देता, ठीक है। लेकिन संविधान जो है वो सभी को एकजुट करके बांध करके वो रखती है, ठीक है। ये है हमारा संविधान। संविधान इतना मजबूत है, ठीक है, उसे चेंज नहीं किया जा सकता है, ठीक है, बदला भी जा सकता है तो सभी की राय सहमति को लेकर, ठीक है। ऐसे में इसमें संविधान में किसी प्रकार का जल्द बदलाव नहीं हो सकता है, ठीक है। लेकिन विशेष परिस्थितियों में संविधान में कुछ बदलाव किया जा सकता है। आगे 8 नंबर पॉइंट है, संविधान के मूल प्रावधानों को किसी एक स्तर की सरकारें अकेले नहीं बदल सकती। अभी बताया ना कि संविधान के कुछ प्रावधान ऐसे हैं कि एक स्तर की सरकार अकेले इसे बदल नहीं सकती है, ठीक है। इसे बदलने के लिए सभी स्तर की सरकारों से राय सहमति लेना जरूरी है, ठीक है। तो वही कहता है हमारा संविधान बहुत ही मजबूत है, ठीक है, उसे किसी भी स्तर के सरकार उसको बदल नहीं सकती है। इसे बदलने के लिए जितने भी स्तर के सरकारें होती है सबसे राय सहमति लेना जरूरी होता है, ठीक है। आगे देखते हैं। 9 नंबर है, एक स्वतंत्र न्यायपालिका की व्यवस्था की जाती है। कहते हैं हमारे संविधान में एक स्वतंत्र न्यायपालिका की व्यवस्था की जाती है, जिससे केंद्र और राज्य सरकारों के बीच अधिकारों और शक्ति के बंटवारे के संबंध में उठने वाले कानूनी विवादों को भी हल करता है। कहता है एक हमारे संविधान में एक न्यायपालिका की व्यवस्था की गई जिसमें केंद्र और राज्य सरकारों के बीच किसी भी अधिकारों के लेकर मतभेद उत्पन्न होता है तो न्यायपालिका उस विवादों को वो हल करती है, ठीक है।
जो न्यायपालिका होता है वो क्या करता है, जब केंद्र और राज्य सरकारों के बीच में किसी भी प्रकार का कोई मतभेद उत्पन्न होता है, ठीक है, तब वो न्यायपालिका राज्य सरकार और केंद्र के बीच जो भी विवाद होते हैं उसको वो सुलझाती है। ठीक है, ये हमारा न्यायपालिका कंप्लीट है। आगे देखते हैं संघीय व्यवस्था का गठन, कि संघीय व्यवस्था का गठन कैसे हुआ था। ठीक है, इसके बारे में जानते हैं। कहता है संघीय व्यवस्था आमतौर पर दो तरीकों से गठित होती है। ठीक है, संघीय व्यवस्था आमतौर पर दो तरीकों से गठित होती है। कहता है जो संघीय व्यवस्था है ना, आमतौर पर कितने तरीके से गठित होती है, तो दो तरीकों से गठित होती है, जिसमें सबसे पहला है, देखेंगे, कई बार कई स्वतंत्र और संप्रभु राज्य आपस में मिलकर समान संप्रभुता को स्वीकार कर एक संघीय राज्य का गठन करते हैं। कहते देखिए, कई बार स्वतंत्र और संप्रभु राज्य आपस में मिलकर, कहते जितने भी राज्य होते हैं वो आपस में मिलकर एक संघीय राज्य का गठन करते हैं, जैसे में अमेरिका या फिर ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, सेकंड है, कहता है जब किसी बड़े देश को अनेक राजनीतिक इकाइयों में बांटकर वहां स्थानीय या प्रांतीय सरकार और केंद्र सरकार में अन्य सरकार की व्यवस्था की जाती है, तब भी संघीय सरकार की स्थापना होती है। कहता है जब भी किसी बड़े देश में, ठीक है, जब भी किसी बड़े देश में अनेक राजनीतिक इकाइयों में बांटकर, कहता है देखिए जब कोई बड़ा देश है तो उस पर शासन करना आसान नहीं होता है, तो वही कहता है राजनीतिक इकाइयों में बांटकर वहाँ स्थानीय या प्रांतीय सरकार और केंद्र में अन्य सरकारों की व्यवस्था की जाती, तब भी संघीय सरकार की स्थापना होती है, जैसे में भारत और स्पेन। कहता है भारत में देखिए हर एक स्तर पर सरकारें होती है ना, वो आपस में मिलकर संघीय राज्य की स्थापना करते हैं। केंद्र सरकार में देखते हैं वहाँ भी प्रधानमंत्री होते हैं और गृह मंत्री, रक्षा मंत्री होते हैं, है ना। और देखिए वही सेक्टर राज्य सरकार में भी चलता है, वहाँ भी मुख्यमंत्री होते हैं, है ना, यहाँ भी कानून मंत्री होते हैं राज्य सरकार पे भी। ठीक है, कि अलग अलग सरकारों का विभाजन होता है। ठीक है, तो आगे देखते हैं। कहता है इस तरह से गठित संघीय व्यवस्था में, कहता है जो इस तरह से गठित संघीय व्यवस्था में राज्यों की अपेक्षा केंद्र सरकार ज़्यादा शक्तिशाली होता है। कहता है संघीय व्यवस्था में जब कई प्रकार के राज्यों संघों के बीच या फिर स्तरों के बीच सत्ता का विभाजन होता है, तो उस स्थिति में केंद्र सरकार के पास ज़्यादा शक्ति होती है, केंद्र सरकारें ज़्यादा शक्तिशाली होती है राज्य सरकारों की अपेक्षा में। ठीक है, कहता है इसमें अविशिष्ट अधिकार केंद्र को सरकार को दिए जाते हैं। कहते हैं इसमें ज़्यादा अधिकार जो किसे दिए जाते हैं, तो केंद्र सरकार को। अगर आपसे पूछे संघीय व्यवस्था में कि राज्यों की अपेक्षा केंद्र सरकार ज़्यादा शक्तिशाली होती है या फिर कम शक्तिशाली होती है, तो केंद्र सरकार क्या होता है, ज़्यादा शक्तिशाली होता है। ठीक है, केंद्र सरकार को ज़्यादा अधिकार दिए जाते हैं। आगे देखते हैं संघीय शासन व्यवस्था। क्या करा, संघीय शासन व्यवस्था की शुरुआत अमेरिका से हुई थी। कहता संघीय शासन की शुरुआत कहाँ से हुई थी, तो अमेरिका से हुई थी। ठीक है, ध्यान रखिएगा, संघीय शासन की शुरुआत कहाँ से हुई थी, तो अमेरिका से हुई थी। लेकिन जब दूसरे देशों ने इसे अपनाया तब इसका स्वरूप भिन्न हो गया था। ठीक है, देखिए संघीय शासन व्यवस्था अमेरिका से शुरुआत हुई थी, जब संघीय शासन व्यवस्था को दूसरे देशों ने अपनाना शुरू किया, ठीक है,
तो इसका स्वरूप क्या हो गया, बदल गया। ठीक है, जैसे हम देखिए अमेरिका में राज्य के पास ज़्यादा पावर होती है, ठीक है, वही भारत में देखते हैं तो केंद्र के पास ज़्यादा पावर होती है। ठीक है, ये इसका मतलब स्वरूप क्या हो गया, बदल गया था। ठीक है, आगे देखते हैं। कहता है केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों का विभाजन हर संघीय सरकार में वहां के ऐतिहासिक अनुभव और सामाजिक एवं राजनीतिक जरूरतों के हिसाब से होता है। कहते देखिए भारत या फिर संघीय राज्य में क्या होता है कि केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों का विभाजन ऐसे नहीं हो जाता है, वहाँ का ऐतिहासिक अनुभव सामाजिक एवं राजनीतिक जरूरतों के हिसाब से होता है। जैसे में देखिए जम्मू कश्मीर, दिल्ली, है ना, ये दोनों में सरकार का अलग अलग शक्ति है। ठीक है, जैसे में देखते हैं वहाँ का पुलिस व्यवस्था केंद्र सरकार संभालती है, दिल्ली का, है ना, हमारे यहाँ कौन संभालती है, तो राज्य सरकार है। ये अलग अलग उसकी पृष्ठभूमि को, जो राज्य सरकारी के राज्य होता है उसकी पृष्ठभूमि को देखकर, ठीक है, शक्तियों का विभाजन होता है। ठीक है, संघीय सरकार में राज्य के पृष्ठभूमि कहने का मतलब वहाँ का ऐतिहासिक अनुभव सामाजिक एवं राजनैतिक जरूरतों के हिसाब से, ठीक है, शक्तियों का विभाजन होता है। ठीक है, कंप्लीट है। ये था हमारा संघवाद का विशेषताएं। ठीक है, ये भी था। और संघवाद का गठन कैसे होता है ये भी हमने जान लिया। तो इसमें किसी भी प्रकार का कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अगर दिक्कत होता है तो आप कमेंट करके हमें आप जरूर बताएं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। भारत में संघवाद का विकास। ठीक है, भारत में संघवाद का विकास कहता देखिए कहता है स्वाधीनता आंदोलन के दौरान राष्ट्रीय संघर्ष का नेतृत्व करने वाली कांग्रेस पार्टी शुरू से ही संघीय व्यवस्था की समर्थक रही। कहते देखिए स्वाधीनता आंदोलन के दौरान से ही राष्ट्रीय संघर्ष का नेतृत्व करने वाली कांग्रेस पार्टी शुरुआत से संघीय व्यवस्था की समर्थक रही है। ठीक है, 1946 में गठित संविधान सभा का आधार भी संघवाद था। कहता है 1946 में गठित संविधान सभा का आधार, ठीक है, संविधान सभा का आधार भी क्या था, संघवाद था। क्योंकि इसमें सभी प्रांतों के प्रतिनिधि वहां के विधानसभा द्वारा सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली के द्वारा चुने गए थे। कहता है जो संविधान सभा के जितने भी सदस्य थे, ठीक है, वो या फिर कह सकते हैं संविधान सभा का जितने प्रतिनिधि थे, ठीक है, विधानसभा के द्वारा सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली के द्वारा चुने गए थे। ठीक है, और देशी रियासतों के अधिकार प्रतिनिधि को उनके शासकों ने नामजद किया था। और जो भी प्रतिनिधि थे वो देशी रियासतों, कहता है भारत में, कहता है 1947 के समय में 500 से अधिक देशी रियासतें थी। ठीक है, 500 से अधिक छोटे छोटे राज्य थी या प्रांत थी। ठीक है, जहाँ अलग अलग शासन व्यवस्था थी। ठीक है, तो कहता है जो वहाँ का प्रतिनिधि थे, जो जितने भी रियासत थे, ठीक है, तो वही कहता है रियासत के जो शासक थे वही लोगों ने प्रतिनिधि को नामजद किया था। कहता है जो संविधान सभा में जाने के लिए प्रतिनिधि चुने गए थे उनको कौन चुना था, तो जितने भी 500 से अधिक रियासत थे वहाँ के होने वाले जो शासक थे उन्होंने प्रतिनिधि सभा के लिए वो अपने क्षेत्र से प्रतिनिधि को चुना था और सांप्रदायिक निर्वाचन के आधार पर वो भी चुने गए थे। कंप्लीट है। तो कहते हैं इस तरह से विविधता को मान्यता देने के साथ राष्ट्रीय एकता के मूल्यों के संवर्धन के लिए संघीय शासन व्यवस्था की स्थापना हुई थी।
कहता है इस तरह के विभिन्नता को मान्यता देने के साथ राष्ट्रीय एकता के मूल्यों को, ठीक है, संवर्धन के लिए संघीय व्यवस्था, शासन व्यवस्था की स्थापना की गई थी कि सभी जितने भी क्षेत्र हैं सभी में सभी को शासन व्यवस्था सही ढंग से सुचारू रूप से चले, सभी राज्यों की संरक्षण मिले, ठीक है। इसीलिए भारत में संघवाद का विकास हुआ था। कंप्लीट है। और जो संविधान सभा का जो आधार भी था वो क्या था, संघवाद था, ठीक है। तो आगे देखेंगे हम लोग नेक्स्ट क्लास में भारत में संघीय शासन व्यवस्था, ठीक है, कि कैसे किस प्रकार से भारत में संघीय शासन की व्यवस्था कार्यरत है, इसके बारे में हम लोग देखेंगे नेक्स्ट क्लास में। तो सेशन अच्छा लगा हो, समझ में आया हो तो ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक भी करिए, ठीक है। देखिए वीडियो लाइक आप लोग करते हैं तो हम लोग को प्रोत्साहन मिलता है, ठीक है। ठीक, हम लोग का भी शुरुआत है तो जानते हैं कि शुरुआत में संघर्ष करना पड़ता है, ठीक है। तो वीडियो को लाइक भी करिए, अपने दोस्तों में शेयर भी करिए, ठीक है। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए, ठीक है। सब्सक्राइब करने में पैसा तो लगता नहीं है, ठीक है। तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए और नोटिफिकेशन बेल दबा लीजिए, है ना, कि वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे जब भी वीडियो अपलोड हो। ऐसे वीडियो पर डे 7:30 PM में अपलोड होती है SST की, ठीक है। और इसका नोट्स चाहिए तो आप हमारा एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिए जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वहाँ से आप 10th की तैयारी बहुत बेहतरीन ढंग से कर सकते हैं, ठीक है। तो बाकी मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तो आज के लिए इतना ही।